टेंसेस नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर एनीवन। आप सब ने स्कूल्स में टेंसेस किया, ठीक। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा और लेट फिफ्थ से स्टार्ट हुआ, बट सब ने बेसिक स्कूल्स में इसको स्टार्ट कर दिया था टेंसेस को। सबसे पहली चीज़, टेंस का मतलब क्या? टेंस मीन्स टाइम। इसका मतलब होता है समय। अब ये समय का बोध कराता है आपको। आप सबको याद आ जाएगा कि हम लोगों ने टेंसेस को पढ़ा था कि ये तीन तरह के, यानी समय जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो आपका वर्तमान चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। नंबर टू, वो जो कि बीत चुका है, विच यू कॉल एट पास्ट टेंस। और नंबर थ्री, जो आने वाला है, विच यू कॉल एज फ्यूचर टेंस। अब ये फ्यूचर टेंस अभी आने वाला है समय। तो ये तीन तरह के मेन टेंसेज हैं। अब इन तीनों के अंदर फिर इनका एक डिवीजन किया गया है। उस डिवीजन को मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट को इजी करने के लिए, जैसे आप सब ने एक नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन मैथ्स में याद करिए, एक रेखा बनाई जाती थी जहां पर एक ज़ीरो लिखा होता था बीच में, और ज़ीरो के दाहिने तरफ राइट साइड में सारे धनात्मक नंबर, पॉजिटिव नंबर्स लिखे होते थे, और बाईं तरफ ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर्स लिखे होते थे। तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर ऐसे लिखे होते थे। इसी रेखा को ध्यान में रखिए और इस जगह को हम रिप्लेस करते हैं, यानी ज़ीरो को हम रिप्लेस कर देते हैं और समझ लीजिए कि ये ज़ीरो है प्रेजेंट टेंस, और जो राइट साइड है इसका वो है फ्यूचर, लेफ्ट साइड है पास्ट। अब देखिए, द टाइम फ्लोज दिस वे, इट इज कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर साइड एंड मूविंग टू पास्ट। इस तरह से टाइम आपका जा रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट। अब प्रेजेंट जो है वो जो अभी चल रहा है वो सारा आपका प्रेजेंट है, जो समय आने वाला था वो फ्यूचर है, और लेफ्ट में जब आप जाते हैं तो पास्ट है। आप पास्ट के और लेफ्ट में जितना जाते हैं इस रेखा पे, दैट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट। वो और पीछे आप पास्ट में, यानी हिस्ट्री की भी हिस्ट्री में आप जाने लगते हैं। यानी अगर अब यस्टरडे था तो अगर उसके लेफ्ट में जाएंगे तो वो डे बिफोर यस्टरडे हो गया। इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के वी विल क्लियर द डाउट्स विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय द एग्जामिनर इन रिलेटेड टू सर्टेन टेंसेस। अब इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो बेसिक ज्ञान आपका, दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव अबाउट टेंसेस, वो क्या था। वो आपने सबने पढ़ा है कि एक कॉम्बिनेशन होता है हर टेंस के अंदर, वर्ब फॉर्म का और उसकी हेल्पिंग वर्ब का। ये चेंज होते रहते हैं। बाकी और टेंस में कोई चीज़ ऐसी चेंज नहीं होती है, लेकिन सिर्फ यही फॉर्म चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट आई गिव यू एग्जाम्पल्स, उसके बाद इसके डिवीजन में जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप देख, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है कि आई एम अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को आप कहते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है एम, और ये वर्ब एम है प्रेजेंट टेंस के लिए। अब ये आपके पिताजी हैं सपोज, और वो कहते हैं आई वॉज ए स्टूडेंट इन 1980। 1980 में चले गए पास्ट में, तो इसलिए वॉज आ गया एम की जगह पर। ओके। तीसरा सेंटेंस देखिए जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप कहते हैं माई यंगर ब्रदर विल बी a student of medical science। अब ये आप फ्यूचर के लिए बात करें, तीनों टेंसेस में आपने देखा कि सिर्फ वर्ब फॉर्म चेंज हुई। पहले में प्रेजेंट की बात थी तो एम, दूसरे में वॉज आया, और तीसरे में विल बी ये फॉर्म यूज हुआ क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब इन तीनों टेंसेस को डिवाइड किया जाता है चार चार पार्ट्स में, दैट ईच ऑफ यू आर अवेयर। और वो पार्ट्स क्या हैं, एक बार ज़रा उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे पहला पार्ट है जिसको आप कहते हैं इनडेफिनिट, या कभी कभी आप इसको देखते हैं ये सिंपल करके भी लिखा रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका नाम इंडेफिनिट क्यों है या सिंपल क्यों है ये आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट आप देखते हैं इन्हीं चारों में से हर किसी के पास सेकेंड पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं, कभी कभी आप किसी कहीं पे देखेंगे कि इसको प्रोग्रेसिव करके भी लिखा जाता है, मतलब द एक्शन इज कॉन्टिन्यू इन प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेसिव फॉर्म। तीसरा आप देखते हैं कि इसमें परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों पार्ट, सब पार्ट्स, ये सब तीनों टेंसेस में पाए जाते हैं। अब इन चारों पार्ट्स को के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, किस तरह से, तो ये बेसिक काम पहले से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, किस किस टेंस में किस प्रकार का, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक यू टू द एग्जाम
लेवल। एग्जाम लेवल में क्या होता है कि इन्हीं टेंसेज में, इन्हीं फॉर्म्स में कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स को, एंड इफ द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस और यू विल एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग वन। तो बहुत क्लोज डाउट्स होते हैं किसी किसी पेयर में। तो अब सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो ये है कि वी विल गो फॉर द all these 12 type of tenses because 3 main tenses and 4 in each that comes out to 12। और ये 12 पार्ट्स में क्या कॉम्बिनेशन यूज होता है, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और इस कॉम्बिनेशन के बाद फिर दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे इनसे लेकर के हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो आप देखिए प्रेजेंट टेंस। अब इस पहले वाले टेंस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स यानी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं कि इसमें हम एक जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हेल्पिंग और मेन वर्ब का, वो पहले मैं लिख रहा हूँ। यानी अगर सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट सभी समझ रहे हैं, सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, आगे भी ये चीज़ आती रहेगी, बहुत बेसिक चीज़ है। मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे उसका एक सब्जेक्ट होता है जो कर्ता कहलाता है यानी वो एक्शन को कर रहा है, दूसरा जो एक्शन है यानी वो वर्ब जिस काम को करता है वो, और जहाँ पर जिस पे किया जा रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट हो गए सेंटेंस के। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी एक वचन अगर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। अब देखिए 3 फॉर्म वर्ब की याद होगी आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते थे, और एक VING फॉर्म, वर्ब ING फॉर्म थी। तो आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब किया जाती है, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। उसमें वर्ब में S लगा दिया जाता है या ES लगा दिया जाता है। अब सबसे पहले समझ लें ये कि ऐसा किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। देखिए सेंटेंसेस में भी कुछ अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस, कि इंग्लिश के एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हुए, while discussing one particular topic we have to make reference to some other topic। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बेसिक चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए, वो कि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं इन ऑल लैंग्वेजेस, वी नो दैट। तो इंग्लिश में जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि आपको सिर्फ एक उद्घोषणा, एक बात कही जाती है सीधी सीधी तौर पे, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इनमें या तो अगर आपको कोई यस वाली बात है जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक है, उसमें कोई नानुकार नहीं है, नो नॉट नहीं है। अगर इसमें नो नॉट आ जाता है तो इसी सेंटेंस को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, ये 2 तरह के सेंटेंसेस हो गए असर्टिव के पार्ट। फिर कुछ सेंटेंसेस में आप देखते हैं उसमें एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और कुछ सेंटेंसेस इससे भी अलग होते हैं, वो होते हैं जो सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, यानी सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट्स हिडन, समझा जाता है किससे बात की जा रही है। जैसे आप हिंदी में भी कहते हैं भाई दरवाज़ा बंद कर दो, ओपन द विंडो, प्लीज सिट डाउन, डोंट मेक नॉइज। अब इन सब जगह पर यू है सब्जेक्ट, लेकिन वो हिडन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हम किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट किसी को करते हैं, या किसी को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, या फिर हम कोई किसी तरह का कमांड या ऑर्डर देते हैं किसी को, उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अभी आप इतना याद रखेंगे कि इन तरह के बेसिक सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा मैंने आपको बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जाता है, और एक और सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ये समझें कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होती है, इन दैट अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट को सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ S या ES स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अब इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ये कहते हैं वो एक फैक्ट्री में काम करती है। अब शी जो सब्जेक्ट है, चूंकि ये सिंगुलर है यानी इससे एक ही पर्सन का बोध होता है, इसलिए वर्ब जो आएगा वर्क, उसके साथ S को ऐड करना पड़ेगा, तो वर्क्स हो गया, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री। ठीक, अगर हम इस शी को चेंज कर दें और एक से ज़्यादा लोगों की बात करें, जैसे दे, THEY, दे एक से ज़्यादा लोगों की बात करता है, तो यही वर्क्स को हमें वर्क करना पड़ेगा, तो दे वर्क इन अ फैक्ट्री, राइट। अब ये सेंटेंस यानी ये कॉम्बिनेशन दूसरी तरह से, यानी अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसमें
आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल यूज़ करना है, एस की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। अगर ये सेंटेंस निगेटिव है उस केस में आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, निगेटिव सेंटेंसेस में आपको कॉम्बिनेशन ये करना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया जो उसके साथ आती है कॉम्बिनेशन, वो है डजंट। और डजंट के साथ जब मेन वर्ब जो यूज करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सिमिलरली इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन बहुवचन के केस में क्या करेंगे, एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, एक से ज्यादा नंबर है उसमें, तो उसमें डोंट का प्रयोग होगा डजंट की जगह पर। लेकिन याद रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर हमें उसको एस को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल इसका देखिए, शी डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस। अब शी है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब कॉम्बिनेशन है वो डज नॉट आया, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब और वर्क उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस दूसरा एग्जाम्पल शी की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं दे से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डज नॉट की जगह पर आएगा डोंट, तो दे डोंट वर्क, बाकी सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, इन एन ऑफिस। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेंज हो गया। ये है निगेटिव सेंटेंस के साथ में जो आप सबको याद है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ, यानी आपको याद करा रहा हूँ वो बेसिक चीज़ पुरानी वाली, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखते हुए चल रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जाम लेवल पे जाना है और एग्जाम लेवल में इसकी कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े और स्टैंडर्ड के होते हैं। इसलिए अब तीसरा जल्दी से देख लें। तीसरा टाइप का सेंटेंस मैंने आपको बताया था जहाँ सवाल किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा डज, डज के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन होगा और साथ में क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर के लिए एस, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यहाँ पे डू लगाना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड दैट इज द सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का। मैं यहाँ पर पहले आपके लिए एक ब्लैंक छोड़ता हूँ जिसमें आपको सही हेल्पिंग वर्ब चूज करना पड़ेगा और बाकी का पार्ट सेंटेंस का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, शी वर्क इन अ कैफे। तो ये सेंटेंस है शी वर्क इन अ कैफे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, देखेंगे सब्जेक्ट है आपका शी और शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डस का प्रयोग हो जाएगा। डस शी वर्क इन अ कैफे, क्या वो कैफे में काम करती है। और दूसरी तरफ अगर हमारा यही सेंटेंस शी की जगह पर यह सब्जेक्ट हो दे, बाकी का पार्ट सेम हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। डू दे वर्क इन अ कैफे। अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस कभी ऐसा हो कि इसमें नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों एक साथ हैं, तो इसी डस को हम डजंट कर देंगे और इसी डू को कर देंगे डोंट, राइट। तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आप सबको याद है, स्कूल पे आपने किया है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरी चीज, बेसिक चीज, कि इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले चीज, इसका यूज कहाँ किया जाता है। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली चीज है। दिस इज अ थिंग रिलेटेड टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इफ यू नॉट कंफर्टेबल कि कहाँ यूज करते हैं इसको, देन इफ़ यू आर रीडिंग द सेंटेंस इन द क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसको आपको सही प्रकार से समझना है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मैसेज दैट इट इज़ गिविंग टू यू। उसकी मीनिंग और नेचर को समझते हुए आपको अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म को इवेलुएट करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके बारे में, एंड वी शुड नो किस तरह का वर्ब फॉर्म इस सेंटेंस में आना चाहिए, अप्रोप्रिएट क्या होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो टेंस जिसको डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, किन किन केसेस में इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये टेंस यूज़ करते हैं हम जो भी फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए, जो भी तथ्य हैं उनको बताने के लिए। ये टेंस यूज़ होता है साथ ही ऐसी चीज़ें जो आपकी हैबिट्स हैं, आदतें हैं,
किसी की, क्योंकि वो भी समय के साथ ऐसा नहीं है कि तुरंत बदल जाती हूँ, अंतराल के बाद बदले वो एक अलग बात है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी थोड़े से समय में, यानी आज कुछ है और कल दूसरी हो गई और 2 घंटे के बाद बदल गई, इस तरह की चीज़ नहीं, इसलिए हैबिट्स के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही तीसरा, कोई भी ऐसा जो रूटीन वर्क हो आपका, उस रूटीन वर्क के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और चौथा प्रयोग कहाँ होता है इसका, वो होता है जब आप फ्यूचर के रिलेटेड कोई बात करते हैं। तो जब आप फॉर फ्यूचर शेड्यूल्स या प्लान्स, उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा इसका यूज आप देखेंगे कहाँ होता है, इसका यूज करते हैं कंडीशनल क्लॉजेज में भी। ये एग्जाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यू विल रियलाइज, अगर आपने पेपर देखा होगा, कंडीशनल क्लॉज के एक टाइप में भी इसका प्रयोग होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग इस तरह से इन 5 केसेस में होता है, फैक्ट्स बताने में, तथ्य बताने में, हैबिट्स बताने में, रूटीन वर्क में, और आपके किसी भी तरह के फ्यूचर शेड्यूल या प्लान की बात करने में, या कंडीशनल क्लॉजेस के लिए यूज होता है। अब कंडीशनल क्लॉजेस में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉज है, एक विशेष तरह की सिचुएशन है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका प्रयोग किया जाता है फैक्ट्स बताने में। अब क्या फैक्ट्स, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, इसमें कोई शुबा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो पहले डिस्कस किया था कि सन आपका सब्जेक्ट है, द सन सिंगुलर है, इसलिए राइज का वर्ब जो है वो राइजेज हो गया, फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड हो गया, द सन राइजेज। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था कि हैबिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, आदतों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने अगर कहा कि आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप अपनी एक आदत बताते हैं कि आप कब उठते हैं, आप जल्दी उठते हैं, प्रातःकाल आप उठ जाते हैं। तो आई जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो हिंदी में या इसका भाव आप देखें तो ये एक ही पर्सन की अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात की जाती है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट जो इसके साथ होता है वो यही होता है कि हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। आई जो है वो उसका जो सेंस है, शी की तरह या ही की तरह या इट की तरह, आप जानते हैं कि वो सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो ट्रीटमेंट है, यानी जो वर्ब फॉर्म इसको यहाँ पे दी जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो प्लूरल फॉर्म दी जाती है। तो आई के साथ गेट्स अप नहीं हो सकता, आई के साथ वर्क्स आपने नहीं पढ़ा, आई रन्स, आई लिसन्स ये नहीं पढ़ा, आई गेट अप, आई वर्क, आई रन। तो यहाँ पर आई फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब है गेट अप। तो चूंकि ये रूटीन वर्क है, ये आपका हैबिट वर्क है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस है। अब देखिए रूटीन मैंने आपको बोला, रूटीन के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, आई वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन। तो ये पर्सन अपना एक रूटीन बता रहा है आपको। ये चीज़ ऐसी भी है जो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क यूज़ करते हैं आई के साथ में, या कोई भी सब्जेक्ट इसमें यूज़ करते हैं, तो कॉम्बिनेशन यही रहता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप इसको फ्यूचर शेड्यूल्स या फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर शेड्यूल के लिए कैसे इसका प्रयोग होता है, जैसे नियर फ्यूचर में जनरली आप प्लान्स की या शेड्यूल्स की बात करें, एग्जाम्पल इसका लेते हैं, द ट्रेन लीव्स फॉर मुंबई टुमारो एट 9 AM। अब इस सेंटेंस में देखिए, द ट्रेन लीव्स वर्ब है, एस लगा हुआ है क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है, फॉर मुंबई टुमारो। टुमारो तो प्रेजेंट का टाइम नहीं है, ये फ्यूचर के टाइम को इंगित करता है, इट रिप्रेजेंट फ्यूचर टाइम, बट 9 AM, टुमारो एट 9 AM। बट हमने क्या वर्ब फॉर्म यूज़ किया, लीव्स वर्ब फॉर्म यूज़ किया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं हम शेड्यूल्स के लिए, फिक्स शेड्यूल्स के लिए, प्लान्स के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज बिगिन्स फ्रॉम दिसंबर। तो अब बिगिन्स वर्ब यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी दोनों की सीरीज़ की बात किया, जबकि दिसंबर आने वाला है, अभी वो मंथ आया नहीं है, तो फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमने बताया था कि कंडीशनल क्लॉजेज में भी इसका हम यूज़ करते हैं। कंडीशनल क्लॉजेज में किस प्रकार यूज़ करते हैं, ये देख लीजिए, इसका नाम देखिए, कंडीशनल लिखा हुआ है, इसका कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई शर्त होगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके बाद आप इस सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल देखिए, she will call you once she gets free। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं कि 2 वर्ब लिखे हुए हैं, एक तो will call और दूसरा है gets। पहले पार्ट को देखिए यहाँ पर,
यानी ये फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है, शी विल कॉल यू, आपको कॉल करेगी कब? वंस एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि कंडीशनल है, जो शर्त को बता रहा है कब कॉल करेगी, तब जब वो अपना काम से फ्री हो जाएगी, वंस शी गेट्स फ्री। यहाँ पर शी के साथ आपने देखा कि गेट्स वर्ब लिखा हुआ है एस फॉर्म में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन सीधी रखी हुई है कि यानी पहले फ्री होगी और फ्री होने के बाद वो आपको कॉल करेगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कंडीशन को रखते हैं, और इसका जो सेंस है वो किस तरह के सेंटेंसेस में होता है, जहां पर एक दो एक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक कॉज हो और दूसरा इफेक्ट हो, एक कारक हो दूसरा उसका प्रभाव हो। यानी एक चीज़ जो अभी आप कर रहे हैं उससे आने वाले समय में उसका क्या परिणाम होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या चीज़ निकल करके आएगी, उसके लिए हम कंडीशनल क्लॉज इसको बोलते हैं। जैसे वो आपको तब कॉल करेगी जब वो फ्री हो जाएगी। या मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, देखिए, आई विल सबमिट द फी इफ यू अलाउ मी टू राइट एग्जाम। आई विल सबमिट द फी इफ यू अलाउ मी टू राइट एग्जाम। ये कहता है कि मैं फी तभी सबमिट करूंगा यदि आप मुझे, तो इसमें एग्जाम देने की अनुमति दोगे। मैं तभी फीस जमा करूंगा यदि आप मुझे एग्जाम देने की अनुमति दोगे। अब इस सेंटेंस में आप फिर देखिए कि एक कंडीशन रखी गई, एक शर्त रखी गई, और शर्त वाला शब्द कौन सा है, इफ से पहले देखें लिखा है आई विल सबमिट द फी, यानी ये है उसका रिजल्ट। कब? इफ यू अलाउ मी टू राइट एग्जाम, मुझे अनुमति देते हैं एग्जाम में बैठने की, तो मैं फी सबमिट करूंगा। अब इसमें ये डिपेंड करता है, फी का सबमिट होना डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस अनुमति के ऊपर। तो ये कंडीशनल क्लॉज इसलिए कहलाती है। लेकिन इस तरह की कंडीशनल क्लॉज में आपने एक खास चीज़ देखी कि इसमें जो बात कही जा रही है, एक बात है, एक शर्त है, और उस शर्त का परिणाम एक फ्यूचर एक्शन के रूप में परिणित होगा। इट विल रिजल्ट इन टू अ फ्यूचर एक्शन। सो द कंडीशन इज इन प्रेजेंट टेंस एंड द इफेक्ट विल बी देयर इन द फ्यूचर। इस तरह के टेंस में मैंने आपको बताया, इस तरह के क्लॉजेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब कहाँ पे किया जाएगा, ये याद रखें कि जो शब्द कंडीशंस को शो करते हैं, जो शब्द इफ जैसे यहाँ पर है, प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे वंस लिखा हुआ था, इस तरह के शब्द जो कंडीशन को शो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ जो कंडीशन को शो करते हैं, उनके साथ में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज विद द वर्ड्स which are conditional words such as if or once or before or unless or until or till। ये सारे वर्ड्स के साथ में आपको देखना होता है कि सिंपल। अब अगर एक सेंटेंस आ गया, ये सारे वर्ड्स के साथ आपको देखना होता है कि जो क्लॉज इसके साथ लिखी हुई है, यानी जो वाक्य जिनके साथ ये कंडीशनल वर्ड लिखा हुआ है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है अथवा नहीं है। ये सेंटेंस एग्जाम में अगर इस तरह से आएगा कि वो लिख देंगे इस सेंटेंस को कि आई विल सबमिट द फी इफ यू विल अलाउ मी। अब यहाँ पर विल अलाउ कर देंगे, और ये विल यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन यहाँ होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि विच आर द वर्ड्स दैट आर कंडीशनल वर्ड्स विद विच वी आर गोइंग टू यूज simple present tense. Now we have to see that which are the words that we call as conditional word, and with them we have got to use simple present tense. ऐसे सारे शब्द जिनके साथ हमें simple present tense यूज करना है, उनको देखते हैं। तो ऐसे शब्द हैं जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में जो सबसे पहले यूज किया, once, I write these words in a box, if, unless, until, till, before, after, so long as। देखिए so long as शर्त बताने के लिए भी यूज होता है, as long as ये दूसरा फ्रेज है जो यूज करते हैं शर्त के लिए, provided that ये भी शर्त के लिए यूज होता है, किसी कंडीशन के लिए, in case, etc। यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि वो शब्द क्या किसी तरह की शर्त को प्रकट करता है, समय से रिलेटेड हो, किसी स्टेट से, अवस्था से रिलेटेड हो। उन सारे शब्दों में जैसे आपको अनटिल शब्द का प्रयोग करते हैं या टिल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो टाइम से रिलेटेड शर्त होती है। और इसी प्रकार से बिफोर या आफ्टर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए होता है। लेकिन किसी तरह की खास कोई अवस्था की बात की जाती है तो सो लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड दैट या वंस, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कोई भी शब्द हो, अन्य शब्द भी हो सकते हैं जिनमें आपको इसी तरह का प्रयोग करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी सी कि ये मैंने आपको अभी तक बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग को
जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की आपसे कि इसका प्रयोग किया जाता है फैक्ट्स को, हैबिट्स को बताने में, रूटीन वर्क को समझाने में, या फ्यूचर शेड्यूल या प्लान्स की बात करने में, अथवा कंडीशनल क्लॉज में। कंडीशनल क्लॉज में किस तरह की, ये मैंने आप लोगों को शो कर दिया। तो इन 5 तरह के सेटअप्स में, अरेंजमेंट में हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इसके उदाहरण आपको दे दिए गए। अब इसके पश्चात दूसरा जो टेंस यूज़ किया जाता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले जो काम हमने पहले सिंपल प्रेजेंट में किया था कि इसके कॉम्बिनेशन को देख लें। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, कहाँ आता है, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है। तो आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें कि एक सामान्य बात की जा रही है, उसमें कोई नो नॉट नहीं है, कोई सवाल नहीं है किसी तरह का, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रयोग किसका होता है, इसका। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म, जिसको ग्रामर में जो ग्रामेटिकल नेम है इसका वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये कॉम्बिनेशन रहता है आगे पार्ट सेंटेंसेस का। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है सिंगुलर की जगह, तो उसमें यूज़ करते हैं आर का, और बाकी कॉम्बिनेशन वर्ब आईएनजी। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ स्पेशली एम का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लूसिवली इसी का प्रयोग केवल होता है, आई, एम और वर्ब आईएनजी। तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब है आपके यहाँ, इज, एम, आर, और वर्ब आईएनजी तो फिक्स है। किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है ये डिस्कस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सेंटेंस आपको निगेटिव है आपका, तो आप इसी इज, एम, आर के साथ नॉट लगा देते हैं। अगर आपका सेंटेंस है एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई है सब्जेक्ट, इसके साथ एम टीचिंग आ गया जो वर्ब फॉर्म है सब्जेक्ट के साथ में। अगर निगेटिव हमें यहाँ करना है तो इसी एम और टीचिंग के बीच में आपको नॉट लिखना होता है, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश या आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। सिमिलरली ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस और शी इज नॉट वर्किंग इन एन ऑफिस। तो आईएनजी और फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये मैंने बताया। अब अगर क्वेश्चन सेंटेंस हुआ यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन होती है। क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम लोग ये करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी जब डिस्कस कर रहा था मैं, तो आपको बताया कि डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले रखे जाते हैं, सेंटेंस वहीं से स्टार्ट होता है। सेम केस यहाँ पर कि जो भी आपका सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है, अगर इज है या एम है अथवा आर है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद आ जाएगा वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन होगी क्वेश्चन सेंटेंसेस के साथ में। सो एग्जाम्पल इसका देता हूं मैं, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन सेंटेंस, एम आ गया सबसे पहले फॉलोड बाय सब्जेक्ट, ये ऑर्डर फॉलो होगा। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की किस तरह की फॉर्म यूज की जाती है। लेट्स मूव अहेड और अब देखते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किन किन सिनेरियो में यूज करते हैं। We use present continuous tense to express number 1 ऐसे सारे एक्शन जो अभी घटित हो रहे हैं, such action that are taking place at the time of speaking, at the time of writing, at this moment जो कुछ हो रहा है, तो उसको मैंने लिख दिया, और actions at the time of speaking। जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं तो इसको कह सकते हैं I am listening to। जैसे इस समय आप मुझे देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वॉचिंग द वीडियो। दूसरा प्रकार एक्शंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के साथ साथ एक ऐसी जगह पर भी हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, वो सारे एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं हो रहे हैं, यानी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आजकल मतलब कि अभी इस समय नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब समय मिल रहा है उस समय वो घटित हो रहा है और आजकल वो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर सिटिंग विद अ फ्रेंड इन कैफे कॉफी डे। अब आप वहाँ बैठ करके उस फ्रेंड को बताते हैं कि यू नो आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल नाउ डेज। उस समय तो नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो उस समय आप कॉफ़ी पी रहे हैं और सीसीटी में बैठे हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आजकल जब आपको समय मिलता है तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहे हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल नाउ डेज। अब देखिए इस जगह पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ, और इस जगह पर इसको मैं लिखता हूँ एक्शंस हैपनिंग नाउ डेज। तो जो चीज़ें हो रही हैं
वहाँ पर प्रयोग हो जाता है। तीसरा इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऐसी बातों के लिए जिनको आपने प्लान कर लिया है और वो नियर फ्यूचर में आप करने जा रहे हैं। वहाँ पे जैसे आप उदाहरण देखें कि आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट संडे जो है वो आने वाला है, फ्यूचर में है, लेकिन आपने ये बताया कि आप खरीदने जा रहे हैं एक प्लान। या आप कहते हैं आई एम बाइंग अ न्यू हाउस वेरी सून, बहुत जल्दी मैं एक नया घर खरीदने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने प्लान कर रखी है, आपने अरेंज कर रखा है और वो फ्यूचर में होने वाली है जल्दी, त्वरित रूप से, तो आप उसको बताते हैं इसमें। बहुत दूर फ्यूचर की कोई बात इस टेंस में नहीं बताई जाती कि वो कोई चीज़ ऐसी जो 10 साल या 20 साल के बाद हो, नियर फ्यूचर में ही होती है और ये डिटर्मिनेशन को शो करती है। तो इसको पहले लिख देते हैं। तो ऐसे सारे एक्शंस दैट आर प्लान्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। अब यहाँ मैं एक साथ साथ एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम फ्यूचर टेंस का भी तो प्रयोग करते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे कि विल और शैल का प्रयोग करते हैं कि आई विल बाई अ हाउस वेरी सून। अब आपने जब कहा कि आई विल बाई अ हाउस और दूसरी तरफ आप फ्यूचर के लिए एक बात कहते हैं कि आई एम बाइंग अ हाउस, मैं दोनों सेंटेंस लिखता हूँ, आई विल बाई अ हाउस, और दूसरा है इसी सेंटेंस को कहते हैं आई एम बाइंग अ हाउस। देखिए आई विल बाई अ हाउस में आपका ये उस डिटर्मिनेशन को और उस तरह की प्लानिंग को, अरेंजमेंट को नहीं शो करता जो आई एम बाइंग अ हाउस में। आई एम बाइंग अ हाउस में का मतलब हो गया कि आपने सब कुछ अरेंज कर लिया है, पैसा भी, कौन सा घर लेना है, ये सारा कुछ, बस ये थोड़ा सा टाइम है, बस आप लेने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल डेफिनेट है, ये बिल्कुल आपके डिटर्मिनेशन को शो करता है। लेकिन आई विल बाई अ हाउस, हाँ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ना लें, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड एक जनरल सी बात की जा रही है जिसमें कोई बहुत डिटर्मिन्ड सेंस नहीं आता है। तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो नाउ वी हैव डिस्कस कि वेयर वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीन मैंने आपको बताया सिनारियो, एक कि एक्शंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हो रहे हैं, जो अभी हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन आजकल हो रहा है, उस तरह के एक्शंस के लिए। और तीसरा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के, नियर फ्यूचर के लिए कोई चीज़ जो आपने प्लान कर रखी है और वो आप वो करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वी यूज़ इट एट दिस 3 प्लेसेस। ये तो एक बेसिक चीज़ डिस्कस हो गई आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। यहाँ देखें कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके एग्जाम्स में अगर पेपर में लिखे हुए हैं वो शब्द, तो उन शब्दों से आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ कौन से टेंस का प्रयोग होगा, किस प्रकार का टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। तो चूँकि मैंने अभी 2 आपसे टेंस डिस्कस किए, एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इन दोनों के मैं उन शब्दों के बारे में भी आपको बताता चलूँ साथ साथ, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया। अब देखिए, जब आप यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैंने आपको बताया जो फैक्ट्स, हैबिट्स और रूटीन वर्क, फ्यूचर शेड्यूल और कंडीशनल क्लॉजेस के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में आपने जो निश्चित ऐसे शब्द जिनको मैं इंडिकेटर कह सकता हूँ, इंडिकेटर का मतलब हो गया कि आपको जो सूचक की तरह काम करते हैं, जो आपसे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन है, किस तरह के शब्द हो सकते हैं, इंडिकेटर का काम कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट एसपी, अगर आपका शब्द वहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑलवेज, तो आपको पता है कोई चीज़ जो ऑलवेज हो रही है, सदा हो रही है, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो एक सूचक है। इसी प्रकार से अगर शब्द लिखा हुआ है यूजुअली, यूजुअली का हिंदी मीनिंग आप जानते हैं प्रायः, प्रायः जो चीज़ हो रही है वो रूटीन में, हैबिट में, जनरल एक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। इसी प्रकार से अगर आपका शब्द लिखा हुआ है जनरली, तो जनरली में आप जानते हैं कि सामान्यतः जो चीज़ हो रही है आमतौर पे होती है, तो उसमें भी हम इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इंडिकेटर से आपको आसानी ये हो जाती है कि यू विल गेट द आइडिया, फेयर आइडिया। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने अभी तक डिस्कस किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किन शब्दों से आपको आइडिया लग जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पीसी। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड लिखा हुआ है, हमने एक उदाहरण में भी डिस्कस किया, नाउअडेज। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाउअडेज को एक ही शब्द है, इसलिए एक साथ लिखते हैं। ये गलती होगी अगर कहीं नाउअडेज में नाउ एक और उसके बाद गैप और स्पेस और फिर डेज लिखा जाए, वो सही नहीं है। नाउअडेज एक शब्द है, तो नाउअडेज अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हिंदी में आजकल, वहाँ इसका प्रयोग होगा। अगर कहीं प्रेजेंटली लिखा हुआ है तो प्रेजेंटली का मतलब भी ये अभी की बात कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में दीज डेज लिखा हुआ है यानी आजकल, वहाँ पे भी इसका प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस के अंदर वाइल लिखा हुआ है, WHILE,
तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग होगा। अब जैसे आप कहते हैं कि नाउ अ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो आजकल इसकी तैयारी कर रहा हूँ। या आप कहते हैं प्रेजेंटली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, यानी वर्तमान समय में, अभी, आजकल। या आप कहते हैं दीज डेज आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, आजकल मैं बाहर नहीं जाता हूँ इन दिनों। या वाइल का प्रयोग आप कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि यू वर्क ऑन मैथ्स वाइल आई एम सॉल्विंग इंग्लिश क्वेश्चंस। जैसे आप किसी फ्रेंड को कहते हैं यू वर्क ऑन मैथ्स वाइल आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। तो आप मैथ्स पे काम करो जब तक मैं ग्रामर के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आप उस समय कर रहे हैं। तो इन शब्दों से आपको इंडिकेटर का काम करते हैं और ये आपके लिए आसान होता है, इसलिए आपको इस टेंस को पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है।